हेलो फ्रेंड्स, इतिहास के अंतर्गत आज हम इस वीडियो में गुप्त वंश भाग 2 का अध्ययन करेंगे। भाग 1 में हमने गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, घटोत्कच एवं प्रमुख शासक चंद्रगुप्त प्रथम का अध्ययन कर चुके हैं। भाग 2 में हम गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त, एक कायर सम्राट के रूप से जाने वाले रामगुप्त एवं महान शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंध में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से और परीक्षा की दृष्टि से गुप्त वंश भाग 2 के ये जो शासक हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इसकी तैयारी आप अच्छे से करें, वीडियो पूरा देखें, अंत तक देखें और इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाए। तो आइए देखें हम, ये है गुप्त साम्राज्य का मानचित्र। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बता चुका था, ये गुप्त साम्राज्य का मानचित्र है। ये जितना भी ये भाग दिख रहा है जो ये वाला ये गुप्त साम्राज्य का मानचित्र का है, अर्थात इतने बड़े भूभाग में गुप्त साम्राज्य प्रसारित था। इसमें देख लेंगे आप। अब ये देखिए गुप्त वंश के शासकों की सूची, ये पिछले वाले वीडियो में भी था लेकिन आप लोगों को सुविधा हो इसलिए ये है। इसमें श्रीगुप्त 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक के, उसके बाद घटोत्कच 280 से 319 तक के और चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 तक की। ये एक महान शासक थे चंद्रगुप्त प्रथम। इन तीन के बारे में हम पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे समुद्रगुप्त 335 से लेकर 375 ईस्वी तक। ये भी गुप्त वंश के महान शासकों में माने जाते हैं और ये माना जाता है कि समुद्रगुप्त अविजित रहे, अर्थात इन पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। उसके पश्चात रामगुप्त 375 ईस्वी से 375 ईस्वी तक ही, अर्थात इनका कार्यकाल बहुत अल्प समय का रहा और एक अपमानजनक संधि के कारण इनकी स्थिति बहुत खराब मानी जाती है। इसके पश्चात गुप्त वंश के सबसे शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका शासनकाल 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का माना गया है। तो इस वीडियो में हम इन तीन राजा समुद्रगुप्त, रामगुप्त एवं विक्रमादित्य, इन तीन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात अन्य जो शासक हुए कुमारगुप्त, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे, 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक के। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। पुरुगुप्त 467 ईस्वी से 473 ईस्वी तक के। कुमारगुप्त तृतीय 473 ईस्वी से 476 ईस्वी तक के। बुद्धगुप्त 476 ईस्वी से 495 ईस्वी तक के। नरसिंहगुप्त, जिन्हें बालादित्य के नाम से भी हम जानते हैं, 495 ईस्वी से 530 ईस्वी तक। कुमारगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय, ये 530 ईस्वी से 540 ईस्वी तक के। और विष्णुगुप्त 540 ईस्वी से 550 ईस्वी तक के। ये इनके गुप्त वंश के प्रमुख शासक माने जाते हैं। इसको हमने पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, लेकिन इनमें चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय, इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी हम जानते हैं। ये तीन इसमें बहुत महान शासक हुए हैं और इनके संबंध में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करें। आगे देखिए, अब देखते हैं हम समुद्रगुप्त के संबंध में। समुद्रगुप्त, तीन शासकों के बारे में तो हम पहले से पढ़ चुके थे। अब हम समुद्रगुप्त के संबंध में देखेंगे कि 335 ईस्वी से लेकर 375 ईस्वी तक के इनके शासनकाल माना गया है। समुद्रगुप्त वंश के महान शासकों में से एक ये माने गए हैं। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंशी सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम तथा माता लिच्छवी वंश की कुमार देवी थी। इनके माता पिता के संबंध में जानकारी कि समुद्रगुप्त के जो पिता थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे और माता इनकी लिच्छवी वंश की कुमारी देवी थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को ही अपने जीवन काल में शासन सौंप दिया था। अब यहाँ से देखिएगा कि चंद्रगुप्त प्रथम ने ये पहले ही भांप लिया था कि उनके सभी पुत्रों में चंद्रगुप्त, ये समुद्रगुप्त बहुत बढ़िया शासक रहेगा, अतः उन्होंने अपने जीवन काल में ही इनको शासन सौंप दिया था। लेकिन
समुद्रगुप्त को प्रशासन सौंपने पर उनके जो अन्य भाई थे इनसे रुष्ट हो गए और राज्य में गृह युद्ध की स्थिति बन गई। इनके प्रमुख प्रतिद्वंदी में इनके जो बड़े भाई थे राजकुमार काशी, जो वो थे वो प्रतिद्वंदिता करने लगे और उन्होंने गृह युद्ध की स्थिति निर्मित कर दी। लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने गृह युद्ध की स्थिति को शांत किया। 1 वर्ष लग गए इनको अपनी गृह युद्ध की स्थिति अर्थात अपनी आंतरिक व्यवस्था को ही सुधारने में इन्हें लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। इसके पश्चात सबसे पहले उन्होंने मथुरा के राजा गणपति नाग, अहिच्छत्र के राजा अच्युत नाग तथा पद्मावती के राजा नागसेन पर विजय प्राप्त की। इन पर विजय प्राप्त करने के साथ ही इन्होंने दिग्विजय अभियान का शंखनाद किया अर्थात समुद्रगुप्त अब दिग्विजय के लिए निकल गए थे। इनकी युद्ध नीति में कौटिल्य शासनम सिद्धांत को अपनाया अर्थात कौटिल्य की जो नीति थी शासन सिद्ध करने की उसको अपनाया। इन्होंने अपने अन्य राजाओं से जो संबंध स्थापित किए और जो विजय प्राप्त की उसमें 3 प्रकार की विजय प्रमुख मानी जाती है। पहली विजय है धर्मी विजय। इसमें शत्रु राजाओं को जीतकर वहाँ अपने धर्म की स्थापना कर उन राज्यों में अपने धर्म की स्थापना करना तथा राजाओं को यथावत कर देना अर्थात उन राजाओं को जीत लेना और उनको अपने शासन के अधीन रखना, ये धर्मी विजय के अंतर्गत मानी गई और इस विजय का उन्होंने परिपालन ज़्यादातर किया। दूसरी विजय थी लोभी विजय। इसमें शत्रु राजाओं को जीतकर उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार कर लेना तथा उन्हें अपने अधीन रखना। पहली विजय में भी अधीन तो रखा जाता था लेकिन वहाँ पर शासक वही होता था। दूसरी विजय में शत्रु राजाओं को जीतकर उनकी संपत्ति को अपने अधिकार में ले लेना तथा उन राजाओं को अपने अधीन बना के रखना, ये इनका प्रमुख था। तीसरी विजय देखे हैं हम असुर विजय। इसमें शत्रु राजाओं पर विजय प्राप्त कर उनको तब तक दंड देना जब तक कि वह उन्हें अपना अधिपति ना मान लें और वहाँ पर अपने शासन व्यवस्था को स्थापित कर लेना या अपना कोई व्यक्ति वहाँ पर स्थापित, ये असुर विजय के अंतर्गत मानी जाती है अर्थात ऐसे राजा जो इनका प्रतिद्वंदिता करते ही रहते थे तो उन्होंने एक बार माफ़ करने के पश्चात जब दूसरी बार उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने दंड दिया और वहाँ पर अपना प्रशासक बिठा लिया। इस तरह समुद्रगुप्त ने सर्वप्रथम आर्यावर्त जो उत्तर भारत के 9 राज्यों को पराजित कर एक छत्र राज्य की स्थापना की। इस तरह उन्होंने इन विजय नीति से इन 9 राजाओं को पराजित किया और एक छत्र राज्य की स्थापना कर ली। इसके साथ ही शक्तिशाली आड्विक राज्य पर विजय प्राप्त की और अपने राज्य में इनको शामिल नहीं किया है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि अपने राज्य में शामिल नहीं किया वरन उन्हें अपने अधीन राज्य बना लिया, मतलब राजा तो वही रहे लेकिन उनसे अपनी अधीनता स्वीकार करा ली। इसी तरह दक्षिण में 12 राज्यों पर विजय प्राप्त कर उनके राजाओं को बंदी बना लिया और उनसे उनकी अनुग्रह पर उन्हें मुक्त कर दिया अर्थात ये समुद्रगुप्त थे ये दयालु भी थे। इन 12 राजाओं को तो उन्होंने जीत लिया और उन्हें बंदी बना लिया, लेकिन जब उन्होंने अनुनय विनय किया तो उन्होंने क्या किया कि उनके अनुनय विनय को स्वीकार कर लिया और उन्हें मुक्त कर दिया, लेकिन अपनी अधीनता में रखकर उनसे प्रभुसत्ता स्वीकार कराई उन्होंने, लेकिन ये शर्त रख दी थी कि तुम हमारे अंडर में ही रहोगे। इन सब कारण से अन्य राजाओं पर, यहाँ अर्थ लिखा गया कि अन्य राजाओं पर इतना खौफ था कि उन्होंने चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली। कई ऐसे राजा थे जब उन्होंने देखे कि इन्होंने बड़े बड़े राजाओं को जीत लिया तो हम छोटे राजा क्या कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही बिना युद्ध किए बिना उनके अपनी अधीनता स्वीकार कर ली तथा भारत के आसपास के विदेशी राज्यों में भी कूटनीति से सीमाओं से परे राज्य से वे अन्य राज्यों से उन्होंने अपने मैत्री संबंध बनाए अर्थात भारत के साथ साथ विदेशों में भी उन्होंने अन्य राजाओं से अपने मैत्री संबंध बनाए। इसमें प्रमुख थे श्रीलंका के राजा मेघवर्ण से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी और उनके ही आग्रह पर उन्होंने बोध गया में श्रीलंका को बौद्ध विहार बनाने की अनुमति प्रदान कर दी। तो ये इनका था और ये इस बात को भी प्रमाणित करता था कि ये एक धर्मनिरपेक्ष थे। ये इनके राज शासन काल में सभी धर्मों पर
समान समर्थन दिया जाता था। इस तरह समुद्रगुप्त वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े एवं सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। उनका शासनकाल भारत के लिए स्वर्ण युग की शुरुआत कहा जाता है। अब कहा जाता है कि इनके शासनकाल से ही भारत में स्वर्ण युग आना आरंभ हो चुका था। आगे हम देखेंगे कि ये जो लौह स्तंभ है, जिसके बारे में हम यहाँ पर आपको चित्र दिखा रहे हैं, आने वाले समय में इस लौह स्तंभ के बारे में भी आपको बताएंगे। ये लौह स्तंभ है और इसके संबंध में आगे मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन अभी ये लौह स्तंभ देख लो जो कुतुब मीनार के बिल्कुल पास में यहाँ पर है, और कुतुब मीनार और ये आमने सामने है, तो इनके चित्र ये हैं। आगे हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, उनके शासनकाल में मेहरौली लौह स्तंभ एवं उनके शासनकाल के सिक्के एवं जो लेख है वो इस मेहरौली शासनकाल मेहरौली स्तंभ में हमको देखने को मिल जाता है। और उनके शासनकाल में ये जो चित्र बना है, ये जो सिक्के हैं, ये जो सिक्के आप देख रहे हैं, तथा ये जो लेख है, ये भी मतलब इन्हीं के समुद्रगुप्त के शासनकाल का लेख है। अब इसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दें हम कि दिल्ली में कुतुब मीनार के निकट स्थित ये एक विशाल स्तंभ है। यह अपने आप में प्राचीन धातु कर्म की पराकाष्ठा माना जाता है। माना जाता है कि इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने निर्माण कराया था, किंतु कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूर्व भी शायद इसका निर्माण हो चुका था। इस स्तंभ की जो लंबाई है, ये जो आप लंबाई देख रहे हैं, इस स्तंभ की लंबाई लगभग 7.21 मीटर है और इसमें 98% लोहे की मात्रा है। ये जो पूरा लोहे का बना हुआ है और इसमें 98% शुद्ध लोहे का की मात्रा है। इसका वजन 5865 किलो से भी अधिक है। इसका जो वेट है पूरे स्तंभ का, ये 5865 किलो से भी अधिक है। और ऐसी मान्यता है कि यह पहले मध्य प्रदेश के उदयगिरी की चोटी पर बनाया गया था और बाद में यहाँ जो राजा इल्तुतमिश थे, उन्होंने इसे जीत कर इसे दिल्ली ले आया और दिल्ली में मेहरौली में इसे कुतुब मीनार के पास इसे इन्होंने लगवा दिया। इसलिए अब ये मेहरौली का लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं, या दिल्ली का लौह स्तंभ के नाम से जानते हैं और प्रसिद्ध है। यह दुनिया के पुराने रहस्यों में से एक अब बन गया है, क्योंकि 16 वर्षों से अधिक पूर्व निर्माण के बाद हो गया। एक खुली जगह पर स्थित होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है, जो कि आश्चर्य की बात है। और आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक ही बात है कि लौह स्तंभ होने के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ये प्रमुख एक बात है। इस तरह से ये लौह स्तंभ के संबंध में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दे दिया। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम देखेंगे समुद्रगुप्त के समय में 6 प्रकार के सोने के सिक्के मिल चुके हैं, जिनमें उनकी शूरता, कुशलता एवं संगीतज्ञता का आभास होता है। इन सिक्कों को धनुर्धर, परशु, अश्वमेघ, व्याघ्रहंता, गरुण, वीणाशरण आदि नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सिक्कों में वैसी चित्र उकेरे गए थे, तो इसलिए उनको उसी नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, 100 राजाओं का विजेता, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन, जैसे नेपोलियन था वैसे ही भारत का नेपोलियन इनको माना गया है। 100 राजाओं का विजेता भी इनको माना गया है। धारणीबंध अर्थात धरती को बांधने वाला भी माना गया है। कविराज भी इनको कहा गया है। महाराजाधिराज भी इनको कहा गया है। परम भंडारक भी नाम इनको दिए गए हैं। हरिशैन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिशैन ने लिखा कि पृथ्वी भर में उनका कोई प्रतिरोध नहीं। हरिशैन ने समुद्रगुप्त के संबंध में लिखा कि पृथ्वी भर में उनका कोई प्रतिरोध नहीं था। सारी धरती को उन्होंने अपने बाहुबल में बांध रखा था, इसलिए उन्हें धारणीबंध अर्थात धरती को बांधने वाला कहा गया है। इन्होंने समुद्रगुप्त के विजय अभियान को प्रयाग प्रशस्ति लेख में लिखाया, जो चंपू काव्य मतलब ऐसा काव्य जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा जाए उसको चंपू काव्य कहते हैं।
तो चंपू काव्य में या चंपू शैली में इसको उन्होंने लिखवाया। समुद्रगुप्त के द्वारा अनेक अश्वमेध यज्ञ भी किए गए और इन्होंने ब्राह्मणों, दीनों एवं अनाथों को अपार धन भी दान में दिया। शिलालेखों में इन्हें अश्वमेघहर्ता और अश्वमेघायानी के नाम से अनेकाश्वमेघायानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अनेक माना जाता है कि अनेक अश्वमेघ यज्ञ किए। संगीत कला के प्रेमी एवं उनका ज्ञान रखने वाले समुद्रगुप्त ने अनेक उत्कृष्ट काव्य की रचना की है, उनका सृजन भी किया। इसके लिए उन्हें कविराज कहकर भी सम्मानित किया गया। इस तरह से ये था। अब थोड़ा सा ये देख लें हम कि भारत का नेपोलियन, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन इनकी ये तुलना उचित जान प्रतीत नहीं होती, क्योंकि नेपोलियन और इनके संबंध में जो धारणा है वो अलग अलग है। इसका एक अलग से वीडियो बना लेंगे कि जिसमें ये बताया जाएगा कि भारत का नेपोलियन तो इनको कहा जाता है, लेकिन ये कैसे ओरिजिनल नेपोलियन बोनापार्ट से भिन्न है, इसके संबंध में ये है। आगे हम देखेंगे। अब रामगुप्त के संबंध में, रामगुप्त इनके पश्चात जो थे रामगुप्त, इनका शासन आया। वैसे इन्होंने शासन चंद्रगुप्त द्वितीय को सौंपा था, लेकिन रामगुप्त ने चूँकि बड़े भाई थे तो उनका शासन आया। इनका शासन 375 ईस्वी में अल्पकाल का रहा है। अल्पकाल का क्यों रहा, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के 2 पुत्र थे, एक रामगुप्त और दूसरा चंद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के पश्चात रामगुप्त गद्दी पे बैठा, चूँकि बड़ा था, ये चंद्रगुप्त से बड़े थे, तो रामगुप्त गद्दी पे बैठा। लेकिन वह एक निर्बल एवं कायर शासक था। निर्बल, और शकों ने इसकी निर्बलता का फ़ायदा उठाकर, जो शकराज थे इसके पड़ोसी शासक थे, उन्होंने इसकी निर्बलता का फ़ायदा उठाया और समझ लिए कि ये शासन ठीक से नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया और रामगुप्त इसमें पराजित कर दिया गया। पराजय के पश्चात रामगुप्त से जो शकराज थे, उन्होंने एक अपमानजनक शर्त रखी कि रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामी, जिन्हें ध्रुव देवी के नाम से भी जानते हैं, उसे शकराज को सौंप दी, तो वह रामगुप्त का शासन वापस कर देगा तथा उनको और इनके शासन को बर्बाद, और अगर ऐसा नहीं करते तो वो उनके शासन को बर्बाद कर देगा। अब रामगुप्त के सामने एक अजीब स्थिति बन गई कि यदि वो ध्रुव स्वामी को सौंप देते हैं तो एक कायर शासक माने जाते हैं, और यदि नहीं सौंपते हैं तो जो शकराज है वो पूरे शासन को नष्ट कर देगा। अतः उन्होंने ध्रुव स्वामी को सौंपना स्वीकार कर लिया और ध्रुव स्वामी को उनको सौंप दिया। लेकिन जो रामगुप्त के छोटे भाई थे चंद्रगुप्त, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, वो इस संधि से, इस शर्त से वो थोड़ा सा नाखुश हो गए और नाराज़ हो गए। अंत में उन्होंने वेश बदलकर शकराज में महल के जो शकराज थे उनके महल में वेश बदलकर घुस गए, और माना जाता है कि वहाँ पर उन्होंने शकराज की हत्या कर दी। और शकराज की हत्या करने के पश्चात ध्रुव स्वामी को वहाँ से छुड़ा लेकर आए, और इसके बाद फिर जब वो वापस लेके आए तो रामगुप्त से भी उनका बाद में विवाद हुआ, और उन्होंने रामगुप्त की भी हत्या कर दी और शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली। तथा ध्रुव स्वामी, जो पहले रामगुप्त की पत्नी थी और रामगुप्त ने उन्हें एक वस्तु समझकर शकराज को सौंप दिया था, तो उन्होंने ध्रुव स्वामी से भी विवाह कर लिया। इस तरह से ये था। और विशेष में अगर हम देखें तो रामगुप्त की जो पत्नी ध्रुव स्वामी है ना, जो बाद में फिर चंद्रगुप्त की भी पत्नी बनी थी, उन पर प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद ने नाटक ध्रुव स्वामी लिखा, जिसमें उस समय नारी की जो स्थिति थी तथा उनके पुनर्विवाह में जो की स्थिति रहती थी, उस पर ये आधारित ये नाटक उन्होंने लिखा, और ये जयशंकर प्रसाद जी का सबसे प्रसिद्ध एवं अंतिम नाटक था। इसके पश्चात और उन्होंने कोई और नाटक नहीं लिख पाया। एक और नाटक था जो अधूरा
रहा। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। अगले जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक का जो शासनकाल है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल माना जाता है। रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने गद्दी संभाली। चंद्रगुप्त द्वितीय भारत में गुप्त काल के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महान सम्राट थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का अभिलेखों में नाम देवगुप्त या देवराज भी मिलता है, अर्थात इनका जो पुराना नाम था वो कहीं देवगुप्त मिलता है, कहीं देवराज मिलता है। इनके शासनकाल में गुप्त राजवंश अपने चरमोत्कर्ष पर था, अर्थात सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में था तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय का इनके शासनकाल में। और इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह समय भारत का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। अब स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस काल में जो प्रजा थी वो बहुत सुखी थी तथा सभी को अपने अपने धर्म मानने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अर्थात इस तरह से मतलब ये जो थे कि उनको पूर्ण स्वतंत्रता थी। और आगे हम देखें कि जो थे अपराध होते थे वो अपराध भी यहाँ पर बहुत कम थे। सभी जो मिलजुल कर वहाँ पर भाईचारे से रहते थे। और इन्हीं के शासनकाल में 9 प्रमुख विद्वान भी थे जिन्हें चंद्रगुप्त के 9 रत्न के नाम से हम जानते हैं। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे कि इनके 9 रत्न कौन कौन से थे। आगे हम देखेंगे कि वैवाहिक संबंध के भी संबंध में देख लें कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने प्रथम विवाह ध्रुवस्वामिनी से किया, जो इसके पहले मैंने बता चुका हूँ, जिनसे उनका पुत्र कुमारगुप्त था। दूसरा विवाह नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा से के साथ किया। अब प्राचीन काल में जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अन्य राजाओं से अपने मधुर संबंध बनाते थे और अपनी स्थिति को सुदृढ़ करते थे। इसी क्रम में चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो उन्होंने नागवंश की राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह भी वाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया। लेकिन विवाह के कुछ समय पश्चात ही रुद्रसेन जो द्वितीय थी उनका निधन हो गया। रुद्र की मृत्यु के पश्चात प्रभावती वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी, क्योंकि उनके दोनों पुत्र थे, वो दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन, उस वक्त में अभ्यस्त थे और प्रशासन की बागडोर प्रभावती के हाथ में आ गई। और प्रभावती चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। प्रभावती ने साम्राज्य विस्तार में अपने पिता का भरपूर सहयोग किया, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय जो उनके पिता थे उनका उन्होंने बहुत साथ दिया और चंद्रगुप्त ने अपने इस तरह से सहयोग किया। चंद्रगुप्त ने अपने पुत्र कुमारगुप्त का विवाह कर्नाटक शासक काकुत्स वर्मन की पुत्री से किया और उनके साथ मिलकर अनेक शासकों को पराजित भी कर दिया। इस कारण से उन्हें सकारी की उपाधि भी मिली। और ये माना जाता है कि गुप्त वाकाटक वंश भी इस काल को जो कहते हैं गुप्त वाकाटक वंश, क्योंकि गुप्त और वाकाटक जो वंश के लोग थे इन्होंने साथ मिलकर शासन किया था और शकों का संहार किया था। आगे हम देखेंगे उपाधियाँ। अभिलेखों में विभिन्न उपाधियाँ महाराज अधिराज, परम भागवत, श्री विक्रम, शकारी, नरेश चंद्र, नरेश सिंह, विक्रमांक और विक्रमादित्य आदि इनको प्राप्त थी। इतिहास में इन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। इतिहास में जब जाना जाता है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। विक्रमादित्य एक उपाधि है और माना जाता है कि इतिहास में अब तक के जो 14वां विक्रमादित्य हुए हैं। और यही कई बार कन्फ्यूजन की स्थिति बन जाती है कि कौन से विक्रमादित्य कब है। इसलिए विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, या जैसे ये चंद्रगुप्त द्वितीय थे तो इनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से हम जानते हैं। विक्रमादित्य ने शकों को परास्त कर विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की। और ये सबसे पहले की बात करते हैं कि सबसे पहले जो विक्रमादित्य हुए थे उन्होंने शकों को पराजित किया था और विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की थी। और उसके बाद से
उन्होंने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत आरंभ किया था। ये पहले जो विक्रमादित्य थे। और इसके बाद अब हम इनके विजय की बात करें, चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों की बात करें तो शकों का उन्होंने दमन किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना शकों का दमन था, अर्थात शकों को उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया, उनका दमन कर दिया। सर्वप्रथम द्रुपसामनी तथा साम्राज्य की रक्षा के लिए शक शासक की हत्या करना एवं बकाटक राज्य की मदद से उन्होंने शकों का दमन कर दिया। इसके बाद गढ़ राज्यों पर विजय। तो इनके विजय की दूसरी बात देखें हम कि भारत के पश्चिम उत्तर भाग में जो छोटे छोटे राज्यों की श्रृंखला थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उन्हें अपने साम्राज्य में मिला लिया और शेष से पूर्व की भांति मित्रवत संबंध बनाए रखे। जिन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली उनसे मित्रता कर ली, उनको अपने अधीन कर लिया, और जिन्होंने अपना अधीन होना स्वीकार नहीं किया उनके साथ युद्ध करके उन्होंने अपने राज्य में उसको विलीन कर लिया। इसके पश्चात वाहिक विजय। सिंधु नदी पार कर बैक्ट्रिया प्रदेश जीता जो वाहिक क्षेत्र कहलाता था। वाहिक विजय से चंद्रगुप्त की शक्ति एवं ख्याति में बहुत वृद्धि हुई। इससे अनेक राजाओं ने उनकी अधीनता को सहजता से स्वीकार कर लिया। आगे हम देखेंगे बंग विजय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिम, उत्तरी एवं पूर्वी बंगाल के क्षेत्र को जीत लिया एवं उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। अब इनकी सीमा की बात करें, इतनी विजय के पश्चात इनकी सीमा थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विजय के फलस्वरूप उत्तर में हिमालय तक, उत्तर पश्चिम में बल्ख प्रदेश तक, दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पूर्व में बंगाल तक एवं पश्चिम में गुजरात तक इनका साम्राज्य, विशाल साम्राज्य फैला था, जो हमने नक्शे में भी देखा है। अश्वमेध यज्ञ। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने साम्राज्य विस्तार के पश्चात अश्वमेध यज्ञ भी किया। और चीनी यात्री फाहियान, ये प्रमुख है। ये कई बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन सा यात्री आया था। तो चीनी यात्री फाहियान ने यहाँ पर यात्रा की थी, जो 405 ईस्वी से लेकर 411 ईस्वी तक की मानी जाती है। फाहियान के अनुसार शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित थी। दंड विधान उदारता से वे बड़े प्रभावित थे, कि अर्थात दंड जो थे वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग थे। साधारण लोगों को अर्थदंड तथा विद्रोही को दाना हाथ काट दिया जाता था। प्राणदंड देने की इनके शासनकाल में प्रथा नहीं थी, अर्थात प्राणदंड नहीं दिया जाता था। अपराध भी कम होते थे। चारों ओर शांति का वातावरण था। लोग धनी, धर्मात्मा एवं दानी थे तथा एक दूसरे से सहानुभूति रखते थे। विदेशी व्यापार बहुत होता था। आर्थिक दृष्टि से जो प्रजा थी वो संपन्न थी। कृषि, उद्योग धंधे उन्नति पर थे। राजाओं का किसी घर पर नहीं था, मतलब मैं उनसे अच्छे संबंध सभी राजाओं से उनके थे। और यही कारण है कि इस काल को स्वर्णिम काल माना गया है। आगे हम देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में जो नवरत्न थे, जिसकी मैंने चर्चा इसके पहले करे थे। ये नवरत्न कौन कौन से थे, कई बार परीक्षा में ये पूछा भी जाता है। तो ये नवरत्न थे धन्वंतरी, जो आयुर्वेदिक के चिकित्सक थे माने हैं। क्षपणक, नीति शास्त्र के विद्वान एवं जैन साधु थे। शंकु, ज्योतिष विद्या के ज्ञानी थे। बेताल भट्ट, तांत्रिक विद्या के ज्ञानी एवं लेखक थे। घटकरपर कवि थे। वररुचि, व्याकरण के ज्ञानी थे। अमर सिंह कौशकार से संबंधित थे एवं इनकी रचना एक थी। बारहमिहिर भारतीय गणितज्ञ, खगोल वैज्ञानिक और बृहत संहिता के रचनाकार थे, इनकी रचना मानी जाएगी। कालिदास संस्कृत के महाकवि एवं भारत के शेक्सपियर माने जाते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। उपरोक्त 9 रत्नों के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल भी माना जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात इनके जो पुत्र थे कुमारगुप्त, उन्होंने गद्दी संभाली। इस तरह से ये जो भाग 2 है, ये पूर्ण हुआ इतिहास का भाग 2 है गुप्त काल का। आशा है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा विस्तृत है क्योंकि इसमें से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं, और अपने अन्य मित्रों को भी इसे सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।